Welcome student. Today in fourth lecture of physics. कल हम लोग रुके थे जहां पर हम लोग थोड़ा सा गए थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, जहां बात आया था कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है वह न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा फिक्स होता है। हम 1 किलोग्राम चीनी खरीदें चाहे 1000 ग्राम चीनी खरीदें, चीनी की मात्रा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। यानी n इंटू यू बराबर कांस्टेंट लिखे थे, जिसको कहते हैं कि इसको हम ऑल्सो कह सकते थे, कहते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट को जितना आप बढ़ाइएगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना घट जाएगा, यूनिट को जितना घटाइएगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना बढ़ जाएगा, उतना गुना। प्रोपोर्शनल मींस मल्टीपल टाइम्स, जितना दुगना कीजिएगा तो वो दुगना घट जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जैसा समझे हम लोग, थोड़ा सा मैथ में जाए। इसको आप दो तरह से दो रिलेशन पढ़े होंगे। एक को डायरेक्ट रिलेशन, दूसरे को इनवर्स रिलेशन। इसका इस्तेमाल थोड़ा सा फिजिक्स में अलग तरीके से होगा। यहां हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको डिनोट किया जाएगा इस तरह से, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, दोनों एक दूसरे के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका क्या मतलब होगा। और उस तरह से इनवर्स रिलेशन को यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। और यहां इसका जो होगा, इसका भी साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला होगा, लेकिन इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको पर बोलेंगे, इसको 1/y लिखेंगे, मतलब पढ़ेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। हम ऐसा भी बोल सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, लेकिन यहां हम सीधे बोल सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसका मीनिंग क्या है? एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे अगर हम लेते हैं, हम पेन खरीदने जाते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन जब हम जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक पेन का कॉस्ट है, नंबर ऑफ पेन यहां ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हम एक पेन लेते हैं, इसका कॉस्ट 2 रुपया है, 2 पेन लेते हैं, इसका कॉस्ट 4 रुपया है, 3 पेन लेते हैं, इसका कॉस्ट 6 रुपया है, 4 पेन लेते हैं, इसका कॉस्ट 8 रुपीज है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पेन को हम 2 टाइम्स इंक्रीज किए तो कॉस्ट भी 2 टाइम्स इंक्रीज किया। पेन को 3 टाइम्स, 1 से 3 किए तो ये भी 2 से 6 हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ये भी अगर इसको 4 टाइम्स इंक्रीज किए तो ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज किया। तो इसका क्या मतलब है कि जितना गुना हम इसको बढ़ाए उतना गुना ये भी बढ़ गया। यानी नंबर ऑफ पेन को अगर आप x से दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ पेन को एंड कॉस्ट ऑफ पेन को y से, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y कहा जा सकता है, या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x कहा जाता है, कहा जा सकता है। तो जब हम फिजिक्स में इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, और ये इसको अगर इधर लाइएगा आप x बटा y बराबर k, यानी कांस्टेंट। तो इसका कहने का मतलब है कि x और y का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी x का कोई एक वैल्यू है और y का भी वही रेस्पेक्टिव वैल्यू है, x1 एंड y1। यानी जब x का वैल्यू x1 है देन y का वैल्यू y1 है, तो ऑलवेज बराबर होगा, जब x का वैल्यू x2 है और y का वैल्यू y2 है, ऑलवेज बराबर होगा x3 by y3। ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, फिक्स। जैसे आप यहां चेक कर दीजिए कि x1 मान लेते हैं कि ये नंबर ऑफ पेन ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये x4 है, ये y4 है। देखिए x1 बटा y1 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। हमारा हम हमेशा कितना है, 1/2 के बराबर है कि नहीं? तो हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा फिक्स। यानी यहां हम कह सकते थे कि जो x k का वैल्यू जो है, हम कह सकते थे कि k का वैल्यू जो है हाफ है, यानी x बटा y हमेशा हाफ आ रहा है। तो दिस इज द रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। वैसे बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो डायरेक्ट रिलेशन से बंधे होते हैं। जैसे फिजिक्स में हम कहेंगे कि फॉर सेम मास
अगर मास को एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो फॉर सेम मास हम ऐसे लिख सकते हैं a1/a2 बराबर f1/f2। यानी जहां भी ये डायरेक्ट रिलेशन रहेगा उसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां a1 उसका एक वैल्यू, एक्सेलरेशन का एक वैल्यू होगा, a2 एक्सेलरेशन का सेकंड वैल्यू होगा, और जब एक्सेलरेशन a1 था उस समय फोर्स का वैल्यू f1, जब एक्सेलरेशन a2 था उस समय फोर्स का वैल्यू f2। तो इस तरह से हम डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इनवर्स रिलेशन की, तो यहां एग्जांपल जो हम लोग को समझना होगा वो इनवर्स रिलेशन मतलब एक को दुगना करेंगे तो दूसरा आधा हो जाएगा, मतलब एक को जितना गुना बढ़ाएंगे उतना दूसरा उतना गुना घट जाएगा। जैसे हम लोग ले सकते हैं कि नंबर ऑफ मेन या वर्कर कह सकते हैं, और नंबर ऑफ डेज टू फिनिश ए वर्क, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश ए वर्क। ऐसा अगर हम लोग ले तो अगर हम लोग ले कि 64 एक वर्कर जो है कोई काम को 64 डेज में कर रहा है, तो एक वर्कर जब 64 डे में करेगा तो दो कितना और ज्यादा दिन में करेगा, कि एक जो 64 कर रहा है तो दो आया तो दोनों मिलकर ना काम को करेगा, यानी और कम दिन खत्म हो जाएगी, दो एक ही दिन में दो आदमी के बराबर काम होने लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, तो इसको दुगना किए तो ये आधा हो गया। जब इसको आप 4 गुना किए तो ये 4 गुना कम जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। इसको जब आप 8 गुना किए तो ये 8 गुना कम जाएगा। इस तरह से आप इसको जितना टाइम्स बढ़ा रहे हैं वो इतना टाइम्स ये घट जा रहा है, तो घट जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए एक चीज फिक्स रह रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 64 32 दूनी 64, 16 64 38 64, ये सब कांस्टेंट रह रहा है, बराबर रह रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशन करता है। इसको भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हम x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे। अब ये y को ऊपर लाइए तो x * y बराबर कांस्टेंट। देखिए तो ये x है, ये y है, x है y है, सबका वैल्यू हमेशा 64 है कि नहीं है, हमेशा 64 है, हमेशा 64 है। तो ये x y बराबर कांस्टेंट है, यानी हम लिख सकते हैं x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3 ऐसे बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं, या सिर्फ x1 by 1 बराबर x2 by 2 लिख सकते हैं ऐसे। जैसे कि यहां x1 y बराबर x1, तो इसको हम अगर रेशियो में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x1 y बराबर x2 y1 बराबर x2 by 2। तो देखिए फिर x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1, यानी एक को सीधा लिखा गया है तो दूसरे को उल्टा लिखा गया है, यानी x1 बटा x2 तो y2 बटा y1। यहां देखिए 1/2 तो 32 बटा, अगर ऐसे करेंगे हम लोग 1/2 बराबर 32/64, तो ये भी 2 आएगा, क्या है 1/2, 1/2 बराबर 1/2, यानी एक को सीधा लिखेंगे तो दूसरे को उल्टा लिखेंगे। यानी ये डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन जो मैथ में हम लोग पढ़े थे उसका इस्तेमाल अब जो हम लोग कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में कर रहे हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में कर रहे हैं तो उसको हम लोग इस तरह से कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी होगा यहाँ और कहा जाएगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डायरेक्ट रिलेशन में है और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इनवर्स रिलेशन में है। तो हम ऐसा ही समझेंगे कि डायरेक्टली रिलेशन को ऐसे लिखेंगे और उसको आगे ऐसे हम एलाबोरेट करके लिख सकते हैं, और इनवर्स रिलेशन को ऐसे लिखेंगे और उसको हम ऐसे एलाबोरेट करके लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एग्जांपल में कहा जाए कि आपसे कहा, जब हम लोग सब जानते हैं कि जैसे जैसे किसी चीज को गर्म करते हैं वो फैलता है, रोटी को गर्म करते हैं वो फूल जाता है, कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो फैलता है। तो यहां हम फिजिक्स में करेंगे पढ़ेंगे ऐसे कभी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे पढ़ेंगे, अभी बस एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम को v से दिखा रहा है, टेम्परेचर को t से, जैसे x और y हो गया। कोई भी सिंबल है, वेरिएबल को हम किसी भी सिंबल से दिखा सकते हैं, x y z कुछ भी से। तो वॉल्यूम को v से दिखा रहा है, टेम्परेचर को t से, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t,
तो या तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू K इंटू टी, एक तो ये रिलेशन लिख सकते हैं K जहां कांस्टेंट रहेगा हमेशा उसका कुछ वैल्यू होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2 बराबर V3 बटा T3। मतलब कि जब ये T1 टेम्परेचर था तो वॉल्यूम V1 था, जब T2 टेम्परेचर था तो वॉल्यूम V2 था, जब T3 टेम्परेचर था तो वॉल्यूम V3 था। T1 T2 T3 खाने का मतलब 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री कुछ होगा, यहां बस हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं। और उसी तरह से जब कहा जाएगा कि वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस तरह से कहा जाएगा, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V ऐसा कहा जाएगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे P1 V1 बराबर P2 V2, या एक को सीधा लिखेंगे तो दूसरे को उल्टा लिखेंगे, यानी या लिखेंगे P1 बटा V1 तो दूसरे को लिखेंगे ये P1 बटा P2 तो दूसरे को लिखेंगे V2 बटा V1। इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2, मतलब सीधा सीधा V1 पहले तो V2 T1 पहले तो T2, इस तरह से सीधा सीधा लिख सकते थे। इसको हम ऐसे भी P1 बटा P2, इसको उल्टा लिखेंगे जब हम, तो ये इस तरह से रिलेशन का इस्तेमाल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एक रिलेशन तो हम लोग अभी ही देख रहे हैं जिसमें कि हम लोग किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए जो हम लोग देखे, जिसमें ये चीज आया था कि n इंटू यू बराबर कांस्टेंट होता है, n इंटू यू बराबर कांस्टेंट होता है। तो ये तो हम लोग देखे कि हम क्या पहले देखे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो वैल्यू में, उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे कि अगर हम फोर्स लिखते हैं तो 5 न्यूटन लिखते हैं तो 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू और n इज न्यूटन यूनिट, दिस होल इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है। तो कहा जाता है कि कोई भी यूनिट सिस्टम में ये वैल्यू चेंज नहीं करता। जैसे आप 1 किलोग्राम शुगर खरीद रहे हैं और 1000 ग्राम शुगर खरीद रहे हैं, तो अगर आप सीधे समझिए कि आप ग्राम, ये जो दोनों यूनिट है इसमें कितना, किलोग्राम और ग्राम में कितना का अंतर, तो ग्राम से किलोग्राम कितना गुना ज्यादा है, 1000 टाइम्स ज्यादा। तो ग्राम से किलोग्राम 1000 टाइम्स ज्यादा है, तो आप ये इसको 1000 टाइम्स बढ़ा दिए, टाइम्स इंक्रीज कर दिए, तो ये जो है 1000 टाइम्स इंक्रीज कर दिए यूनिट को, तो ये 1000 टाइम्स क्या हो गया, घट गया, टाइम्स डिक्रीज हो गया। ये 1000 से 1 हो गया, ये ग्राम से 1000 गुना बढ़ गया, यानी इसको जितना गुना बढ़ाए उतना गुना घट गया। अभी इनवर्स रिलेशन में यही ना बताया आपको, इनवर्स रिलेशन में एक को जितना गुना बढ़ाएंगे दूसरा उतना गुना घट जाएगा। तो यही इस रिलेशन का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से करेंगे, n1 u1 बराबर n2 u2, क्योंकि कोई भी वैल्यू चेंज हो जाए इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे कि कन्वर्जन की बात करेंगे, तो कुछ एग्जांपल समझते हैं, इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी यूनिट के पहले आपको यूनिट का नॉलेज होना जरूरी है, कि जैसे अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले कहेगा कि कन्वर्ट 1000, या सबसे पहले कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। तो सबसे पहले कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, तो हम लोग को तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि न्यूटन एंड डाइन है क्या। तो न्यूटन एंड डाइन क्या है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस पूरे को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग सीधे सीधे ऐसा यूनिट में न्यूटन के नाम से जानते हैं, और इसी को जब सीजीएस में लिखेंगे तो केजी को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, और इसको सेकेंड स्क्वायर, इसको डाइन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो ये नहीं बनेगा। तो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़े हैं, तो ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा जो n1 u1 n2 u2 है, तो n1 जो है 1 है, u1 जो है जो न्यूटन है, n2 हम लोग को निकालना है, u2 जो है जो क्या है
डाइन है। तो ये 1 न्यूटन को हम लोग पहले बदल लेंगे अपने फॉर्म में कि न्यूटन का जो फॉर्म है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और N2 और डाइन जो है जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम लोग केजी को बदलेंगे तो 1 केजी इक्वल टू पता है कि 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर इक्वल टू, अब जैसे आप लिखते हैं अपने मैथ में x, तो इसका मतलब क्या वो x होता है, 1x होता है, एक छुपा होता है 1x। जब तक आप 2x लिखते हैं तब ना इसका मतलब होता है 2x x प्लस x, लेकिन जब x लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1x है। तो यहाँ इसका मतलब केजी सिर्फ लिखा हुआ है, 1 केजी है, यहाँ मीटर है तो सिर्फ 1 मीटर है, यानी 100 मीटर को हम लोग दिए 100 सेंटीमीटर, नीचे सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए, ये सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर, ग्राम से सेंटीमीटर से कट गया, ये N2 इक्वल टू आ गया, ये कितना जीरो है, 3 और 3 2 5, यानी 10 टू द पावर 5, यानी N2 का वैल्यू 10 टू द पावर 5 आया। N2 क्या माना गया था, N2 माना गया था सेकंड जो यूनिट सिस्टम था उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू माना गया था, यानी 1 न्यूटन बराबर हम लिख देंगे कि 1 न्यूटन बराबर इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन। इस तरह से हम लोगों को पहले तो यूनिट के बारे में ही पता होना चाहिए कि ये यूनिट है क्या, ये यूनिट का डिफिनीशन क्या है, ये यूनिट है किसका। अगर ये सब मालूम नहीं रहेगा तो हमसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो इसीलिए इसमें बात कही गई है कि पूरा फिजिक्स इस चैप्टर में आएगा, क्योंकि यूनिट तो सारे फिजिकल क्वांटिटी का होगा, तो सारे फिजिकल क्वांटिटी का होगा यूनिट। अब दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। इसको also हम उल्टा भी लिख सकते थे, अगर 1 न्यूटन में उतना डाइन तो 1 डाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 5 नीचे चला जाएगा, ऐसे भी लिख सकते थे 10 टू द पावर -5 न्यूटन, 1 डाइन इक्वल। उस तरह से अगर 1 जूल इनटू अर्ग बदलना, तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि जूल और अर्ग है क्या, नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा। तो जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क। और फिर यानी वर्क या एनर्जी का भी यूनिट है, तो वर्क का यूनिट तो फिर सामने होगा कि वर्क बराबर होता क्या है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को क्या में नापे, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को क्या में नापे, मीटर, यानी न्यूटन मीटर को हम लोग वर्क जूल कहेंगे इसी को। या हम लोग न्यूटन को अभी क्या पढ़ेंगे कि न्यूटन को कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू मीटर ये वाला, तो यानी इसको ऑल्सो लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को जूल कहेंगे। और यही जब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर में रहेगा तो इसको अर्ग बोला जाएगा। अर्ग इज द, अर्ग CGS यूनिट है और जूल SI यूनिट है, वर्क। तो जब हमको इतना मालूम हो गया तो अब हम आगे बना सकते हैं, सीधे क्या करेंगे, तो N1 U1 बराबर N2 U, ये N1 इज इक्वल टू 1, U1 हमको पता है जूल, N2 नहीं पता है, N2 ही निकालना है, अर्ग में कितना यहाँ वैल्यू होगा, U2 हमको पता है कि अर्ग। अब इसका हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, तो डिफिनीशन हम शॉर्ट में चल सकते हैं, हमको अगर पता है न्यूटन पहले सीख गया है तो न्यूटन मीटर, और N2 यहाँ डाइन सेंटीमीटर, अगर यहाँ न्यूटन को बदल देंगे तो 10 टू द पावर 5 डाइन, और सेंटीमीटर को बदल देंगे तो 100 सेंटीमीटर, और इधर डाइन सेंटीमीटर, ये दोनों कट गया और N2 इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर 7। या हम इससे भी चल सकते थे कि N1 U1 बराबर N2 U2, N1 हमको पता है 1 जूल पता है, N2 निकालना, अर्ग पता है, तो जूल को हम लोग अभी लिखे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, N2 इज अर्ग को लिखे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ केजी को बदलेंगे, एक केजी को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, अब बटा सेकेंड का स्क्वायर इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा तो ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 4 जीरो यहाँ, 3 जीरो 4 3 7 जीरो, यानी टोटल ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो टोटल 10 टू द पावर 7 आएगा। तो इस तरह से हमारा बदल, यहाँ पे हमको कोई जरूरी नहीं था कि 1 न्यूटन को ही बदलने का था, 5000 न्यूटन को भी बदलने का सकता था, तो कन्वर्ट 5000 न्यूटन इनटू डाइन, तो 5000 इनटू डाइन को बदलने का सकता था, तो हम यहाँ 5000 रखते, 1 नहीं रखते, 5000 रखते।
यहाँ 5000 रखते, यहाँ 5000 रखते, 5000 रखते तो आंसर आ जाता है यहाँ 3 2 5 3 8 यानी 5 × 10⁸ 8 जाएगा। अब यहाँ डायरेक्टली जब हमको पता हो गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ऐसे ही बदल सकते थे 1 न्यूटन × 10⁵ डाइन, देन 5000 न्यूटन 10⁵ × 5000 डाइन, यहां से हम लोग को 10⁸ ऐसे ही बदल सकते थे। तो ये आप है सहूलियत के लिए ये सिस्टम है यूनिट के कन्वर्जन का, कि यूनिट को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट किसका होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है। नहीं पता रहेगा तो बनाने में प्रॉब्लम आएगा। तो अभी हमको पीछे किताब भी देखना पड़ेगा, तो देख लेंगे क्योंकि अभी हम पूरा फिजिक्स पढ़े नहीं है। अब आते हैं बात इसी में एक और एग्जांपल समझते हैं। कन्वर्ट 1 माइक्रो सेकेंड इंटू आवर, ऐसे कन्वर्ट करते हैं 1 माइक्रो सेकेंड इंटू आवर, यानी n1 हमको पता है, u1 भी पता है, n2 नहीं पता है, यही निकालना है, और u2 पता है कि आवर, तो सिर्फ वही फॉर्मूला लगा देंगे n1 u1 बराबर n2 u2, n1 इज 1, u1 इज माइक्रो सेकेंड, n2 पता नहीं है, u2 इज आवर। अब हम तोड़ देंगे, 1 माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6 सेकेंड, n2 आवर को लिखेंगे 3600 सेकेंड, और सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, n2 इक्वल टू आ जाएगा 1 10⁻⁻6/3600। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो और ऊपर जाके 10⁻⁻8, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर लाएंगे सब इस तरह से। तो ये है यूनिट का कन्वर्जन। यूनिट के कन्वर्जन का एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसमें हमको इतना सिस्टम और समय नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन वो मेथड में हम तभी महारत हासिल कर पाएंगे जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर कन्वर्ट करना है डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है या 10 न्यूटन को, मान लीजिए 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो 5 न्यूटन बराबर डायरेक्ट लिखेंगे। न्यूटन का मतलब अभी पढ़े थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्ट इसको बदल देंगे 5 केजी को 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 325 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्या लिखते हैं, सीजीएस यूनिट है, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट बदल देंगे। लेकिन इसमें तब महारत हासिल होगा जब हमको पूरी जानकारी हो जाएगी तब। जैसे कि आप समझिए कि अगर मान लीजिए बदलना है 1 मिलीमीटर इंटू मेगा मीटर, तो मिलीमीटर को मेगा मीटर में बदलना है, इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो मेगा मीटर में बदलना है तो हमको n1 इज u1 इज n2 निकालना है, u2 इज पता है मेगा मीटर है, तो हम n1 u1 बराबर n2 u2 करेंगे। n1 इज 1 मिलीमीटर, n2 इज निकालना है मेगा मीटर। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ को मिली कहते थे, अब मेगा 10⁻6 को कहते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, n2 इक्वल टू 10⁻³ ये 10⁻6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो गया 10⁻⁹। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया 10⁻⁹। अब ये आप यहां पर लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मेगामीटर। ये भी लिखना जरूरी है, ये सिर्फ निकाल के छोड़ देना नहीं है हमको, क्योंकि बदलना कन्वर्ट करना है तो पूरा लिखेंगे ना लास्ट में कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मेगामीटर। लेकिन ये तो वही नियम हो n1 u1 जो हम लोग पढ़े, लेकिन डायरेक्ट कैसे बनाया जा सकता था शॉर्टकट मेथड से। तो डायरेक्ट बदलना था तो 1 मिलीमीटर
हम इसको करते हैं, हम बदलते पहले कि 1 × 10⁻³ मीटर। अब हम लोग को इसको लाना है मेगा मीटर। तो मेगा मीटर अगर लाना है तो मेगा के लिए क्या लिखा हुआ होना चाहिए? 10⁻6 मीटर लिखा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ 10⁻6 है नहीं, 10⁻6 को ही ना मेगा बोलते हैं, तो 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, यहाँ है नहीं, तो हम ऐसा अपने मन से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को 10⁻6 लाना है तो 10⁻6 लिख दिए। और लेकिन हम ये जानते हैं, ऐसा कभी किए हैं क्या कि 2 आंसर हमारा आया और आंसर में 4 आ रहा है तो +2 = 4 कर दिया? ऐसा कर सकते हैं क्या अपने मन से? और जब भी हम लोग इक्वेशन में क्या सीखेंगे, अगर 2 जोड़ रहा है तो 2 घटाना भी पड़ेगा, तब ना इसका वैल्यू 2 रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो वही चीज है कि अगर हम जोड़ रहे हैं तो घटाएंगे भी अपने मन से, अगर कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे ताकि उसका वैल्यू चेंज ना हो। जैसे यहाँ पर 10⁻6 खाली लिख दे तो वैल्यू ही चेंज हो जाता है, लेकिन आप यहाँ ऊपर में भी 10⁻6 लिखे और नीचे में भी लिखे, ये काट के 1 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैल्यू यही रहेगा ना, तो वैल्यू यही रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या कि जब 10⁻6 हटा 10⁻6 दो में लिख दिए, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? मेगा चाहिए, तो मेगा हम इसको लिख देंगे, ये 10⁻6 को मेगा मीटर, लेकिन ये तो रह जाएगा ना, तो 1 × 10⁻³ इंटू इसको हम इस 10⁻6 को क्या करेंगे कि इसको हम मेगा लिख सकते हैं, तो इसको मेगा लिख दिए और ये मीटर और ये 10⁻6 रह गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 10⁻−9 ऊपर हो जाएगा, ये -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3 -6 ऐसे होगा ऊपर जाके मेगा मीटर, ये हो गया 10⁻9 मेगा। आया वही वाला आंसर कि नहीं आया? तो ये डायरेक्ट मेथड है, ये थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तब आप जाके करेंगे, है ना, कि 1 मेगा मीटर है। और एक एग्जांपल समझेंगे हम लोग कि कन्वर्ट 5000 लीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कन्वर्ट 5000 लीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को N1 पता है, U1 भी पता है, N2 नहीं पता है, U2 पता है, N2 नहीं पता है। हम लोग करेंगे N1 U1 N2 U2। N1 इज 5000 लीटर, N2 नहीं पता है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग पढ़े हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब कट गया। N2 = 5 × 3 3 6 10⁻6 आया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 5000 लीटर = 5 × 10⁻6 सेंटीमीटर। अब यहां मेगा भी लिख सकते हैं, 5 × 10⁻6 को मेगा सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो लिखने का मतलब हो जाता है कि उस पे भी पावर है, सेंटीमीटर क्यों लिखने का मतलब है सेंटी पे भी पावर, तो वो यहां लिखना सही नहीं रहेगा, यहां ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हुआ। अब इसी को डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे, 5000 लीटर = सीधे 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, सीधे बदल देते, 3 3 6 हो जाता। तो डायरेक्ट कहीं पे आपको लगेगा कि डायरेक्ट मेथड सही है, आसान है, कहीं पे लगेगा कि वो N1 U1 वाला आसान है। N1 U1 स्टैंडर्ड मेथड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में नहीं है, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब आप आगे जाएंगे तो आपका जो है इसमें महारत हासिल होगा। अभी क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा मोल से, और इसी पे फोकस रहता है ज्यादातर यूनिट एंड डायमेंशन में। अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन जो आता है वो मोल से आएगा या चाहे यहां से आएगा। इस पे एक असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा जिसको आप खुद से बनाएंगे, फिर हम सॉल्यूशन भी करेंगे, उससे मिलाएंगे, और शायद आप इसको समझ गए होंगे। इसको 1-2 बार देखिए इस लेक्चर को, और जो भी है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा उसको फिर से हम कल डिस्कस कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। टुडे के लिए इतना ही।